नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को बनाया राष्ट्रपति का उम्मीदवार। संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला, सभी दलों से समर्थन की अपील। कांग्रेस का कोविंद पर राम राय नहीं बनाने का आरोप। ममता बनर्जी ने कद पर उठाए सवाल। मायावती ने कहा, विपक्ष का दलित उम्मीदवार न होने पर समर्थन। दार्जिलिंग में 8वें दिन बंद, हालात तनावपूर्ण। अलग राज्य की मांग पर अड़ा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। गुरुवार को राज्य सरकार की सर्वदलीय बैठक। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी मिलेगा मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ। सुप्रीम कोर्ट का अखबार समूहों को निर्देश, कहा स्थायी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी में नहीं हो भेद। ब्रसेल्स में ब्रेक्जिट वार्ता शुरू। ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से विशेष रिश्ते की जताई उम्मीद। ईयू का अनिश्चितताएं खत्म करने पर जोर। और आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार के मौजूदा राज्यपाल रामनाथ कोविंद एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। उन्होंने रामनाथ कोविंद के नाम पर विपक्षी और साथी दलों के साथ बात कर आम सहमति बनाने की उम्मीद भी जताई। दिल्ली में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में सोमवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसले के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और संसदीय बोर्ड के सदस्य मौजूद थे। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान किया कि एनडीए की ओर से बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। नामांकन की तिथि तो रामनाथ जी से चर्चा कर तय करेंगे, मगर बड़ी जो अभी सोच बनी है 23 तारीख को नामांकन होने की संभावना है। अमित शाह ने उम्मीद जताई कि रामनाथ कोविंद के नाम पर विपक्ष समेत तमाम दलों में आम सहमति कायम होगी। इसके लिए बीजेपी विपक्षी दलों से बातचीत करेगी। नाम तय करने से पहले भी हमने देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। आज नाम तय करने के बाद एनडीए के सभी साथियों को भी सूचना की भी गई है, सूचना हो भी रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के रूप में गरीबों, वंचितों और पिछड़ों की आवाज बनेंगे। कानून और संविधान के जानकार के तौर पर देश को फायदा मिलेगा। बिहार के मौजूदा राज्यपाल रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ। पेशे से वकील रहे कोविंद 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 28 जून है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने बीजेपी की ओर से उम्मीदवार के ऐलान से पहले आम सहमति बनाने की कोशिश न करने पर निराशा जताई है। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल 22 जून की बैठक में उम्मीदवार को लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे। उधर टीआरएस टीडीपी ने रामनाथ कोविंद के समर्थन का ऐलान किया, तो शिवसेना ने जल्द फैसले की बात कही। एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने को कांग्रेस ने एक तरफा फैसला बताया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी ने फैसला लेने के बाद जानकारी दी, तो ऐसे में आम सहमति की बात खत्म हो जाती है। वो तो निर्णय हो गया, तो उसमें आम सहमति की तो गुंजाइश रही नहीं। ये हम अपेक्षा नहीं करते थे। विपक्षी दलों की 22 जून को बैठक होगी। इसमें रामनाथ कोविंद के समर्थन या अलग उम्मीदवार उतारने पर चर्चा होगी। वाम दलों समेत कई पार्टियां अपना उम्मीदवार खड़ा करने के पक्ष में हैं। वो एक ही बार हुआ, बाकी हर बार राष्ट्रपति के चुनाव में कंटेस्ट हुआ, क्योंकि ये एक राजनीतिक लड़ाई है।
अब ये हमारी देश की परंपरा भी रही है, इतिहास भी है। सारे अपोजिशन की बैठक होगी और जो उनकी तरफ से नाम अनाउंस हुआ उस पर, उसके बाद हम लोग भी बैठ के इस पर विचार करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। सकारात्मक ही रहेगा, बशर्ते विपक्ष से इस पद के लिए अन्य कोई दलित वर्ग का इनसे अधिक लोकप्रिय व काबिल उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं उतरता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी या मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कद का कोई उम्मीदवार होना चाहिए था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात कर राज्यपाल रामनाथ कोविंद को बधाई दी। इन प्रश्नों का उत्तर पूछना अभी मुनासिब नहीं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए। एनडीए में शामिल पार्टियां रामनाथ कोविंद के साथ खड़ी हैं, वहीं टीआरएस ने रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। Our party senior leaders, our honorable leader had taken a decision to support the NDA presidential candidate. ये जो लोग विपक्ष के लोग हैं और अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं, उन तमाम लोगों को जो अपने को प्रगतिशील मान करके कहते हैं, सबको समर्थन करना चाहिए और जो नहीं समर्थन करेंगे माना जाएगा कि ये दलित विरोधी हैं। लेकिन अगर आंकड़ों पर जाए तो फिलहाल कई क्षेत्रीय पार्टियों के रुख से एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एआईडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस एनडीए के उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस महत्वपूर्ण फैसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद उदित राज हैं। उदित राज जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। उदित राज साहब, सबसे पहले तो जिस तरीके से रामनाथ कोविंद जी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ है, दूसरे आपको सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें खुशी है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपने सहयोगियों को, खासतौर पर शिवसेना को, मनाने की कोशिश नहीं की, बताने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा इंतज़ार कीजिए, हम बताएंगे कि सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, अंदरूनी मामला है, यह मैं नहीं कह सकता हूं कि किस स्तर पर क़यामत की गई थी, उनसे संपर्क किया गया कि नहीं संपर्क किया गया, लेकिन मुझसे उनसे आग्रह है कि वो भी समर्थन करें। और रामनाथ कोविंद जी एक योग्य उम्मीदवार हैं और हर दृष्टि से उन उचित है इस पद के लिए। तो अगर शिवसेना ने अभी अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया है तो मुझे उम्मीद है कि शिवसेना रिकंसीडर करेगी और समर्थन करेगी। और शिवसेना ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष भी रामनाथ के कैंडिडेचर पर समर्थन करेंगे। और मैं रामनाथ कोविंद जी के साथ में बड़े लंबे दिनों तक कार्य किया हूँ 97 से, और मैं जानता भी हूँ एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, सरल स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं, गरीब सेक्शन से है, तो इनमें बहुत सारी खूबियां हैं। यह नहीं है कि दूसरे तमाम और देश में कैंडिडेट नहीं हैं, तो योग्यता तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन अंत में चुना तो एक ही को जाना है। लेकिन तो भले बहुत सारे पार्टी में योग्य हैं जी, लेकिन एक को ही अल्टीमेटली कैंडिडेट बनाना है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं रामनाथ आप जी को उदित जी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं रामनाथ जी को कि बीजेपी के पास, पार्टी को भी धन्यवाद करता हूँ। ममता बनर्जी का बयान है कि बीजेपी के पास लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज जैसे बड़े नाम थे जो कि इस पद के लिए सही फिट बैठते थे, लेकिन जो उम्मीदवार बीजेपी ने दिया है वो उस स्तर का नहीं, यानी कि उस हाई लेवल का नहीं जिस तरीके के नेता उनके पास थे। देखिए, ऐसा है, ममता बनर्जी जी हमारे पार्टी के अंदरूनी मामले को कैसे समझ पाएंगी। ये पार्टी का दृष्टिकोण है, कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि योग्य बहुत सारे लोग हैं, केवल रामनाथ कोविंद जी ही योग्य नहीं है, लेकिन किसी एक को उम्मीदवार बनाना ही था। तो जो ममता बनर्जी जी का अपना ख्याल है, उनका अपना व्यक्तिगत ख्याल है, और उस कोई भी अपना ओपिनियन व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो ममता बनर्जी जी जो कह रहे हैं उसके लिए वो आज़ाद है। और दूसरे तरह से सपोर्ट की जब उम्मीद होती है उदित जी, और रामनाथ कोविंद जी की जब बात सामने आई उसके बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। मायावती कह रही हैं कि कोविंद जी अच्छे हैं, दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन
अगर विपक्ष किसी दूसरे दलित को जो गैर राजनीतिक हो उसे अगर मैदान में उतारता है तो फिर वो देखेंगी और नहीं तो वो सपोर्ट करेंगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, फिलहाल कोई ऐसी परिस्थिति सामने नहीं है। परिस्थितियों के हिसाब से जवाब दिया जाता है, तो इन अटकलों का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, न देना चाहूँगा। कल जब विपक्ष अगर कोई उम्मीदवार लेकर के आएगा और कोई उसमें कंट्रोवर्सी पैदा होगी तब मैं इसका जवाब दूंगा। जो फ्यूचर का प्रश्न है, जवाब भी उसका फ्यूचर में ही बनता है। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा है तो उस समय जवाब दिया जाएगा। अगर परिस्थिति नहीं पैदा होती है तो वर्तमान परिस्थिति में उनकी दृष्टि से भी ऐसा लगता है कि रामनाथ कोविंद जी उपयुक्त है। एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि कई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो आपके गठबंधन के साथ नहीं थी, उन्होंने भी सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। तो क्या उदित जी माना जाए कि बीजेपी ने कैसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जो कि स्पष्ट हो जाता है कि हमारी जीत आम सहमत के करीब था। हालांकि कांग्रेस का इसमें ऑब्जेक्शन है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी जीत तो निश्चित है। नहीं, देखिए, कांग्रेस अपना मत अलग रख सकती है, ये उनकी आज़ादी है और सबके व्यक्ति की आज़ादी जनतंत्र में होती है। लेकिन आप ही ने जिस तरह से सूचना मुझे दिया है, मैं उसके बारे में जानकारी तो नहीं रख रहा था, लेकिन आपने बताया कि जो पार्टियां एनडीए के साथ नहीं है वो भी पसंद कर रही हैं। जैसे अभी नीतीश कुमार जी का बयान मैं देख रहा था, उन्होंने भी समर्थन किया। मायावती जी का बयान भी देख रहा था। तो ऐसे स्थिति में न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष भी समर्थन में आ रहा है। अगर दो चार पार्टियां नहीं समर्थन करती हैं तो ये उनके ऊपर है, ये उनकी आज़ादी है, लेकिन उनको भी करना चाहिए। मेरा आग्रह उनसे यही होगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है उदित जी कि बीजेपी ने आम सहमति बनाने की जो कोशिश की और जो दिखावा किया, नाम तो बाद में अनाउंस कर दिया और फिर आम सहमति किस बात की? देखिए, ऐसा है कि जब यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर सब छोड़ दिया जाना चाहिए, तो कांग्रेस को भी विश्वास करना चाहिए। अगर मान लीजिए उसके ऊपर सहमति नहीं हुई तो कांग्रेस जो करना चाहे वो स्वतंत्र है, आज़ाद है करने के लिए, और उसमें मतभेद व्यक्त करने की बात ही क्या रह गई है। अगर कांग्रेस को सूटेबल नहीं लगता है तो कांग्रेस आज़ाद है कुछ करने के लिए। फिर भी मैं कांग्रेस से भी कहूँगा कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अगर ब्रॉड कंसेंसस हो जाए ऑन एनी कैंडिडेट, इट विल बी गुड फॉर द नेशन, इट बी गुड फॉर द सोसाइटी, इट विल बी गुड फॉर द गवर्नेंस। तो अगर कोई कंसेंसस कैंडिडेट हो जाता है तो ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। एंड आई थिंक कांग्रेस में रिकंसीडर इट्स स्टैंड। एक आखिरी सवाल उदित जी, 22 तारीख को कई विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व में एक बैठक करने जा रहे हैं उम्मीदवार को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि बीजेपी के दलित कार्ड के मुकाबले मीरा कुमार का नाम सामने आ सकता है। ऐसे में आपको लगता नहीं कि दो दलित चेहरों के बीच राष्ट्रपति पद की लड़ाई? फिलहाल जब ऐसा नाम नहीं आया है, मैंने पहले कहा कि जो तथ्य हमारे सामने नहीं है उसका हम जवाब क्या दें। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जी। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यह है कि सी may become candidate, मीरा कुमार जी may become candidate. If she becomes candidate, then we will do our strategy, we will strategize according to that. But I can say that it's a clear win of NDA party and of course NDA candidature, and let us not make Ramnath Kovind ji only candidature of NDA. Why should he not be candidature of all parties? This is what I will request them. तो जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है उसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। सिचुएशन जब कल जो इमर्ज होगी 22 को उसके अनुसार ही मैं जवाब दे पाऊंगा। चलिए दीदी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। ये है किबुतु अरुणाचल प्रदेश में। ये सरजमीन भारत के लिए अति संवेदनशील है, चीन से सटी हुई, खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। रेत के उन भयानक किलों के दुर्लभ दृश्य जो 24 घंटे के अंदर अपनी जगह बदल लें और बीएसएफ का काम बढ़ जाए। भारत पाक सीमा यहाँ पर बेहद कंट्रोवर्शियल जोन में आती है। भारतीय सशस्त्र बलों में एक अनकही कहावत है कि यदि कोई सैनिक अपने जीवन काल में नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में और यहाँ लद्दाख में मादरे वतन की सेवा कर लेता है तो उस सैनिक की गिनती देश के सबसे शूरवीरों में की जाती है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सीरीज के सुपर एक्सक्लूसिव एपिसोड्स सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दार्जिलिंग में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने आज भी रैली निकालकर अलग राज्य की मांग की। पार्टी ने कहा है कि वो अब इस मांग से पीछे नहीं हटेगी। इस बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर शांति की अपील की। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने सोमवार को दार्जिलिंग में रैली निकाली। आंदोलनकारियों ने अलग गोरखालैंड के लिए नारे लगाए और पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। शहर में 8वें दिन भी बंद रहा। शहर में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात हैं। प्रदर्शनकारियों ने NH31A को कुछ जगहों पर जाम कर दिया। इस सड़क को सिक्किम की जीवन रेखा माना जाता है। GJM ने साफ कर दिया है कि वो अब अलग राज्य के बिना नहीं मानेगी। Just have one point agenda now, that is statehood. I mean, it's a policy now for us, do or die. Either we get it, and in the process, if we die, we are ready to do that. We are ready to sacrifice. I think it's come to that stage. पश्चिम बंगाल ने 22 जून को सिलीगुड़ी में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से बैठक में हिस्सा लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में नहीं होंगी क्योंकि वो नीदरलैंड के दौरे पर रवाना हो गई हैं। তাছাড়া চেম্বারসেরও কিছু মিটিং আছে। তার শান্তি থাক ডিসমাস। আমরা সবাইকে অ্যাপিল করব শান্তি মেইনটেইন করার। শান্তি রক্ষা করা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মিটিং করা। আর গিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া এটা তো ঠিক নয়। वाम दलों ने दार्जिलिंग की समस्या का राजनीतिक हल निकालने पर जोर दिया। দার্জিলিং এর সমস্যার সমাধান একটা রাজনৈতিক সূত্র বার করতে হবে। এটা রাজনৈতিক, এটাকে তিনি শুধু দাঙ্গা বলে কাটিয়ে দিলে চলবে না। শুধু পুলিশ দিয়ে আধা সেনা দিয়ে সেনাবল দিয়ে এটাকে আইন শৃঙ্খলার অবনতি বলে দেখলে চলবে না। दार्जिलिंग में पिछले कई दिनों से स्थिति तनावपूर्ण है। बीते शनिवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया था। झड़पों में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। GJM ने 2 कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा किया था। हालांकि पुलिस ने गोलीबारी से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु की RK नगर विधानसभा उपचुनाव में वोटरों को घूस देने के आरोपों की पुलिस ने FIR दर्ज की है। मुख्यमंत्री K पलनीसामी ने आज विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच जारी है। विपक्षी DMK और कांग्रेस सदस्यों ने सोमवार को विधानसभा में ये मसला उठाया था। मुख्यमंत्री के जवाब पर संतोष जताते हुए DMK, कांग्रेस और IMUL विधायकों ने वॉकआउट कर चुनाव आयोग से 18 अप्रैल को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को घूस देने का मामला दर्ज कराने को कहा। आरोपों के बाद आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया था। इस सीट से नदमुख अम्मा के उप महासचिव TTV दिनाकरन विधायक थे। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3 और किसानों ने आत्महत्या कर ली। सीहोर, विदिशा और नीमच में एक किसान ने कर्ज के चलते जान दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हालांकि प्रशासन विदिशा में किसान की खुदकुशी की वजह पारिवारिक कलह बता रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने के गृह जिले सीहोर में पिछले 10 दिन में 5 किसान जान दे चुके हैं। मंदसौर घटना के बाद 8 जून से अब तक 15 किसानों ने आत्महत्या की है।
सुप्रीम कोर्ट ने अखबारों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि मजीठिया वेज बोर्ड का पूरा फायदा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलना चाहिए। अदालत ने कहा कि अखबार समूह फंड की कमी का बहाना नहीं बना सकते। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि स्थायी और कर्मचारियों में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। दरअसल अखबार कर्मचारी यूनियनों ने अखबार समूहों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं की गईं। इस पर 3 मई को शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। कई अखबार समूह की दलील थी कि वेज बोर्ड की लागू करने से उनका घाटा बढ़ जाएगा और इससे वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। मजीठिया वेज बोर्ड का गठन साल 2007 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को करीब 710 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए 10 दिन का और वक्त दिया है। सहारा प्रमुख की जमानत भी 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सुब्रत राय के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 790 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए हैं और बाकी रकम जमा कराने के लिए 10 और दिन का वक्त चाहिए। दरअसल सहारा को सेबी के पास 1500 करोड़ रुपए जमा कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को सहारा समूह की एम्बी वैली को बेचने का फैसला किया था। ये संपत्ति करीब 34,000 करोड़ रुपए की है। सीबीआई ने आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी से पूछताछ की। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हुई। जांच एजेंसी ने अप्रैल में मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू की थी। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने साल 2015-16 में 4 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की। इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी कुछ संपत्तियों को अटैच किया था। हालांकि मंत्री ने इन आरोपों को खारिज किया है और पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की पर वार्ता आज से शुरू हो गई। यह वार्ता ब्रसेल्स में हो रही है। यूरोपीय संघ की ओर से मुख्य वार्ताकार मिशेल बर्नियर और ब्रिटेन के ब्रेक्जिट मंत्री डेविड डेविस हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन ने पिछले साल ईयू से अलग होने का फैसला लिया था और इसके लिए एक जनमत संग्रह भी कराया गया। वार्ता से पहले ब्रिटेन के रुख में नरमी दिखाई दी। ब्रिटेन ने कहा कि वो यूरोपीय संघ से विशेष रिश्ता बनाए रखना चाहता है। हालांकि यूरोपीय संघ का कहना है कि बैठक में कई अनसुलझे मुद्दों को सुलझाया जाएगा। Our objective is clear. We must first tackle the uncertainties caused by Brexit. First for citizens, but also for the beneficiaries of the EU policies and for the impact on borders, in particular Ireland. There's more that unites us than that divides us. So while there will undoubtedly be challenging times ahead of us in the negotiations, we will do all that we can to ensure that we deliver a deal that works in the best interests of all citizens. लंदन पुलिस मस्जिद के पास हुए हमले की जांच में जुटी है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने हमले पर दुख जताया और उन्होंने हमले में आतंकवादियों के हाथ होने की आशंका भी जताई। पुलिस भी इसे संभावित आतंकी हमला मानकर जांच कर रही है। सोमवार देर रात उत्तरी लंदन में एक तेज रफ्तार वैन ने फिंचबरी पार्क इलाके में मस्जिद से निकल रहे राहगीरों को उछल दिया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। This morning, our country woke to news of another terrorist attack on the streets of our capital city, every bit as sickening as those which have come before. It was an attack that once again targeted the ordinary and the innocent, going about their daily lives. भारत ने ब्रिक्स देशों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील की है और संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद पर व्यापक संधि को जल्द मंजूर कराने पर सहयोग मांगा। सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि वैश्विक शांति के लिए हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। इसके अलावा सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुधार, पेरिस जलवायु समझौते समेत कई मसलों पर चर्चा हुई। 2 दिन चली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का मकसद सितंबर में चीन के जियामेन शहर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।